अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इन्वेंट्री किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़ी हुई चीजें हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री ईयर एंड पे पड़ी हुई चीजें हैं। ईयर एंड यानी साल के आखिरी दिन, सुबह सुबह, दोपहर को, शाम को, कब? सुबह आखिरी दिन, शाम को आखिरी दिन, दोपहर को आखिरी दिन है 5 बजे, रात को 12 बजे। जब आखिरी दिन के ऑपरेशंस क्लोज हो जाएंगे, जब उस दिन की ट्रांजेक्शंस खत्म हो जाएंगी, उस दिन मजीद ट्रांजेक्शंस नहीं होंगी। अब चाहे वो शाम को 4 बजे बंद हो जाए, चाहे आखिरी दिन वैसी छुट्टी हो, तो जब उस दिन की ट्रांजेक्शन सारी क्लोज हो गई तो उस वक्त जो पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है और वही अगले ही दिन ओपनिंग स्टॉक बन गया। फिनिश गुड्स की शक्ल में भी हो सकता है अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की शक्ल में हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस हो सकता है और फिनिश गुड्स हो सकता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, खर्चे को एक्सपेंस तब कहना चाहिए जब वो रिलेटेड बेनिफिट दे जाए। तो चूंकि इन्वेंट्री से बेनिफिट अभी मिला ही नहीं है, इसलिए इन्वेंट्री एसेट है। अब एसेट है तो एसओएफपी में आएगा। किस अमाउंट पे आएगा? इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और उसका रूल है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। और इसकी रीजन क्या है, ये जब एनआरवी पढ़ा लूंगा, उसकी प्रैक्टिस करा लूंगा तो बता दूंगा नॉलेज के लिए। अभी बस इतना ही काफी है कि कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर। फिर आगे कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है कि इन्वेंट्री को खरीद के या बना के जिस हालत में हमारे पास अभी पड़ी है उस पे अब तक कितना खर्चा हो चुका। और अगर ये खरीदी हुई चीजें हैं यानी ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है तो खर्चा सिर्फ खरीदने पे हुआ था, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स हैं तो मटेरियल के साथ साथ लेबर और एफओएच भी लगा है। तो बात एंड यहां की थी कि अच्छा वो ना, मैंने भी एफआर रूम में भी कहा था, आप में से कई बच्चे पहली दफा मुझसे पढ़ रहे होंगे, तो मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बहुत एनर्जी से पढ़ाता हूँ। ये भी मेरी 8वीं क्लास होती है तो छठी क्लास को 8वां घंटा होता है, तो बैटरी बिल्कुल टी 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 बोलनी शुरू हो चुकी होती है। तो वरना ईद के बाद जब क्लासेस होंगी तो आग लगाएंगे इंशाल्लाह आप। तो इतने लो एनर्जी में नहीं पढ़ाता मैं, लेकिन अभी मेरी हालत ऐसी हो गई होती है। तो हैं जी, क्या हो गया? कहाँ बैठ जाओ? इंतकाम पे बैठ जाए? अरे हमारी तो ईद की भी छुट्टियां भी मुश्किल लग रही हैं। आप इन्वेंट्री 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 क्या? इन्वेंट्री पता नहीं क्या बात कर रहा था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बात मैंने एंड यहाँ की थी कि मसला ये है कि अगर बिजनेस के पास जो इन्वेंट्री में आइटम्स पड़ी हैं वो सब एक जैसी ही हैं। अच्छा, सब एक जैसी से मुराद ये नहीं है कि बाकी सब साबुन ही पड़े हुए। सब एक जैसी से मुराद ये है कि अगर 10 प्रोडक्ट भी हैं तो उन 10 के जितने जितने यूनिट्स पड़े हैं वो सब यूनिट्स एक जैसे हैं। जैसे अगर सोप का, मैंने कल मिसाल शायद सोप की दी थी, तो अगर लक्स का सोप पड़ा हुआ है तो वो सोप के जितने भी 15-20 पीस पड़े हैं वो सब एक जैसे ही हैं। पता नहीं चल रहा कि इनमें से कौन से हैं जो पिछले हफ्ते शिपमेंट आई है, कौन से हैं जो 4 महीने पहले शिपमेंट आई है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? जो डिफरेंट टाइम पे आते रहे हैं उनकी कॉस्ट सेम नहीं थी, डिफरेंट थी। तो प्रॉब्लम ये अराइज हुई थी कि जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है ये कौन से वाले में से है। तो इस मसले के हैं दो हल, एक है फाइफो और एक एफको, और इन दो मसलों को मैं आपको भी समझाता हूं। लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूं, वो फाइफो वेटेड एवरेज के लिए ये जानना जरूरी है। ये वहीं से ही बात मैंने आगे बढ़ाई है। कल मैंने जहां एंड की थी ना कि फाइफो और वेटेड एवरेज, वहीं से मैं आगे चल रहा हूँ। वही टॉपिक है, मैं वहीं से आगे चल रहा हूँ।
लेकिन ये उससे रिलेटेड बात है इसलिए ये बीच में आ गई है। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक होता है पीरियोडिक सिस्टम और एक होता है परपेचुअल सिस्टम। इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस यानी चीजें खरीदना, बेचना, फेंक देना, चोर को दे देना, डाकू को दे देना, वैसे डोनेशन दे देना, जो भी इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस हैं। पीरियोडिक सिस्टम नहीं, परपेचुअल सिस्टम वो होता है जिसमें इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है, जैसे कैश का अकाउंट है कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, बैंक का टी अकाउंट बन रहा होगा बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए, ऐसे ही इन्वेंट्री की सारी ट्रांजैक्शंस के लिए इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनता है। तो परपेचुअल सिस्टम में वो टी अकाउंट बन रहा होता है और सारी इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस उस टी अकाउंट में साथ साथ रिकॉर्ड हो रही होती हैं। साथ साथ इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कैश का टी अकाउंट बन रहा है तो अगर ये साल के एंड पे उसका क्लोज करके बैलेंस सीडी बैलेंस निकाला जाए तो क्या शो कर रहा होगा? नहीं, डेबिट बैलेंस तो होगा। वो क्या मीनिंग दे रहा होगा, क्या होगी वो चीज? क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा कैश क्या अकाउंट, जितना कैश ईयर एंड पे हमारे पास पड़ा हुआ है फिजिकली गिनना जरूरी है, या अगर सारा कुछ सही रिकॉर्ड हुआ है तो पता चल रहा है कितना पड़ा हुआ है? तो इसी तरह से इन्वेंट्री का अकाउंट बन रहा है, सारी ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो अगर साल के एंड पे इस अकाउंट का सीडी बैलेंस निकाल लेना तो वही क्लोजिंग स्टॉक ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक is determined as a CD balance of inventory account। इन्वेंट्री अकाउंट का सीडी बैलेंस निकालेंगे वही क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि सारा कुछ साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम वो होता है जिसमें साथ साथ इन्वेंट्री अकाउंट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। इन्वेंट्री related transactions are not recorded in inventory account। तो जो इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं ये नहीं हो रही होती रिकॉर्ड, इन्वेंट्री अकाउंट में नहीं हो रही होती। इसी वजह से क्लोजिंग स्टॉक जानना है तो कैसे पता चलेगा? फिजिकल काउंट करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमिन्ड बाय फिजिकल स्टॉक काउंट and its value is then accounted for। कॉस्ट में वैसे ना पीरियोडिक नहीं होता। कॉस्ट में यानी जब हम डबल एंट्रीज भी पढ़ेंगे, डबल एंट्रीज के भी सवाल आते रहे हैं, तो कॉस्ट में बाय डिफॉल्ट परपेचुअल होता है, एफएआर 1 में बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक होता है। इसलिए मैं आपको कॉस्ट में इन्वेंट्री की एंट्रीज पढ़ाऊंगा लेकिन बस परपेचुअल की पढ़ाऊंगा। तो ये पीरियोडिक और परपेचुअल का फर्क है। तो अब करने ये लगे हैं कि मैं आपको फाइफो और एफको समझाने लगा हूं, और आपने पढ़ा हुआ है पहले लेकिन मैं फिर भी जीरो ही उम्मीद करके समझाऊंगा। तो एक बिल्कुल बेसिक सा, यानी कोई रिटर्न नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई ड्राइंग्स नहीं, बिल्कुल बेसिक सा डाटा लेके एक बार मैं आपको फाइफो एफको का कॉन्सेप्ट समझा लूं और परपेचुअल पीरियोडिक का फर्क समझा लूं। फिर कल सवाल कराऊंगा जिसमें मैं रिटर्न्स वगैरह भी डाल दूंगा, और बस फिर बहुत है, फिर एग्जाम क्वेश्चंस। तो फाइफो और एफको के लिए अभी एक बेसिक सा सवाल करा के मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन समझा रहा हूँ और पीरियोडिक परपेचुअल का फर्क समझा रहा हूँ। इसको कर ले नोट, फिर सवाल लिखें।
रिफिल करना है, ये मार्कर ले लें रिफिल कर। ये रिफिल कर देना यार। अच्छा, वो मार्कर जब तक आए वैसे एक नसीहत सुन लें। ये जो क्लास में रश है, इसमें कुछ लोग तो खैर इंटेंशनली पीछे बैठते हैं और वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं दूर बैठ के। कुछ बच्चे जो हैं वो ये रश लगा होता है दरवाजे पे और धक्कम पेल करके वो आते हैं, और या तो ये कि आगे बैठना होता है या कुछ 4-5 दोस्तों ने ग्रुप ने इकट्ठे बैठना होता है। तो ठीक है, ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि रोल नंबर पे आपको सीट्स अलॉट की हुई है। तो यही तरीका रह जाता है कि आप पहले आ जाएं और तकरीबन लाइन में खड़े हो जाएं। इससे ज्यादा फेयर उस वक्त कोई तरीका हो नहीं सकता। अब उसमें जो बच्चे ये काम करते हैं ना कि आए, सीट पे बैठे, दूसरे पे बैग, तीसरे पे एक रजिस्टर, चौथे पे दूसरा रजिस्टर और पांचवें पे कैलकुलेटर, और वो सीट भर गई, मली गई। ये नाइंसाफी वाली बात है, ये ना अनफेयर है। क्योंकि जो बच्चे आके बाहर लाइन में खड़े हुए हैं और वो इस उम्मीद के लिए लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि देखे ना, जहां पर कुछ नहीं है ना, कोई सिस्टम नहीं है, फिर ये चीजें मैटर नहीं करती। जैसे इस पे कभी बाद में करेंगे बात, लेकिन अभी आपके लेवल की मिसाल के लिए मैं कह देता हूँ, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनमें कभी चूंकि ये अनाउंस नहीं किया गया होता कि सिर्फ मेरिट के हिसाब से एडमिशन मिलेगा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। लेकिन अगर सरकारी कॉलेजेस मेरिट हो तो फिर उसमें इंसाफ की बात है कि मेरिट के साथ होगा। तो इसी तरह से यहां पर भी सीट्स आपको एज सच कोई रोल नंबर के तहत तो अलॉट नहीं की गई हैं। फिर एक ही रास्ता बनता है कि जो पहले आ जाएगा वो सीट उसकी मिल जाएगी। उसकी वजह से क्या करते हैं, बच्चे आके लाइन में लग जाते हैं। अब जब आप ये काम करते हैं ना कि दोस्तों की सीट रखना शुरू कर देते हैं, ये नाइंसाफी है यार, ऐसे ना करें। क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो इससे बच्चे अफेक्ट होंगे, किसी के मुंह से क्या आ निकले, क्या बद्दुआ निकले, कितनी दूर से बेचारा यहां पहुंचा था। क्योंकि सबको मुख्तलिफ रीजंस मसले होते हैं। किसी को आई साइट का मसला होगा, किसी को और मसले होंगे, कोई खुद बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन हर एक का अपना अपना रीजन है। किसी ने आगे बैठना है, किसी ने दरमियान में बैठना है, किसी ने एंड में बैठना है। तो वो पर यहाँ आके अगर लाइन में लगता है और आप ये जो दोस्तों की सीटें रख लेते हैं ना, तो इससे उस बेचारे के साथ जो 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 भी अनफेयर होगा, उसके बाद जो वो जो भी आह निकालेगा, जो भी वो बद्दुआ देगा, वो उसका हक होगा। तो इसलिए ना इसको अवॉइड किया करें यार, ये दोस्तों की सीटें नहीं रखा करें। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आते ही सीटें 4-5 पे कब्जा कर लेते हैं,
और वो भी शामिल हैं जो यहाँ बैठे होते हैं और अपने दोस्त के आने तक जबरदस्ती बैठे रहते हैं कि दोस्त आएगा तो मैं उसके लिए जगह छोड़ के उठूंगा। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती मैं नहीं कर सकता, बस समझा ही सकता हूँ। और यही बात शायद काफी थी आपके लिए कि देख लो फिर आह लग गई, किसी की बददुआ लग गई तो फिर रोते रहना बाद में। हाँ जी। अभी यही बोला था ना मैंने। हाँ, अगर देखें, अगर ऐसा है ना कि आप ही में से जो बच्चे अभी पिछली FAR 2 की क्लास में थे, वो ठीक है, वो तो वहां मौजूद हैं, उनका मसला नहीं है। जैसे कोई FAR 2 है, उसको नहीं ये करना कि वो पहले उठ के बाहर जाए फिर लाइन में लगे फिर दोबारा आए। जो FAR 2 में था वो तो बैठा रहे, जहां बैठा हुआ था बैठा रहे, वो तो कंटिन्यूटी के अंदर क्लास पढ़ रहा है। इसी तरह से कुछ चीता अगर ऐसा है कि FAR 1 भी में भी था, FAR 2 में भी था, कॉस्ट में भी है, तो उसके लिए तो स्पेशल सीट बिल्कुल रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन जो बाद में आ रहे हैं वो सीटें नहीं इस तरह घेरा करें यार, अच्छी बात नहीं है ऐसी। फिर बता रहा हूँ, किसी की आह लग जाएगी, बदुआ लग जाएगी ना, फिर रोते रहेंगे बाद में कि पता नहीं पेपर बड़ा फिट हुआ था, क्यों नहीं पास हुआ। हमारे पास क्लास नहीं होती, आज भी स्टूडेंट नहीं होते सर, जो फीमेल्स बैठे होते हैं वो भी अपनी फ्रेंड्स के लिए सीट लेते हैं। वही बता रहा हूँ, यही समझाने की बेटे कोशिश किया ना मैं, और क्या करूंगा, समझा ही सकता था। ठीक है जी, समझा देंगे। सर इतना ज्यादा रश होता है, सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब पहले आदत करेंगे और फिर भी सीट तो मिलती है। यही समझा रहा हूँ ना। अच्छा, वो जो लाइन में लगे हुए हैं उनका क्या कसूर है? तो वो जो लाइन में पहले आगे पहले लगे थे उनका क्या कसूर है? अच्छा, पर लड़ मर लिया करो आके, जो जीत जाएगा जो उसको कर लिया करें। ठीक है, ऐसे कर लें। सवाल लिखें, सवाल। Following transactions relate to a trading business. जी जी, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। Following information relates to a trading business for the month of June. For the month of June. अब ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, वरना आप फिगर्स आगे पीछे कर देंगे। First June opening stock units rate 50।
रिक्वायर्ड, सर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अकाउंट्स मंथली फ्लो होते हैं कि ये इस पेपर में ना आगे भी चैप्टर्स में आएगा इस तरह से। नॉर्मली जो बिजनेसेस अपना ये जो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसमें ये नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो मंथली सब इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रही होती हैं। वो जो ईयर है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चूंकि इंटरनल पर्पजेस के लिए होती है, तो नॉर्मली हर जगह महीनों का हिसाब चल रहा होता है, इसलिए आपको सवालों में अक्सर महीने का डाटा मिलेगा। ये नोटेड। रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, मैंने पहली लाइन में लिखाया था ना कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ ट्रेडिंग बिजनेस। हाँ ठीक है, तभी ना सेल है। ये ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करके फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग भी बताऊंगा, तो वहां पर फिर कुछ और होगा इसकी जगह। रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड है, यूजिंग नंबर 1 FIFO पीरियोडिक में, नंबर 2 EFCO पीरियोडिक में, नंबर 3 FIFO परपेचुअल में, और नंबर 4 EFCO परपेचुअल में। तो मैं आपको ना अब ये सवाल सॉल्व करते करते ये इन चारों का कॉन्सेप्ट और तरीके सिखाता हूं। एफ को ये वेटेड एवरेज भी होता है, वेटेड एवरेज को ही एफ को कहते हैं। FIFO पीरियोडिक करता हूं पहले। FIFO पीरियोडिक में ये सवाल सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूं, तो समझा भी देता हूं कि ये होता क्या है। FIFO से बनता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी सिग्निफिकेंस ये है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद ये है कि जून के महीने को अगर हम एक पीरियड ले रहे हैं, जून के महीने का स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 200 यूनिट्स। कितने वाले? 50 वाले। कितने के बने देखें? 10,000। जून के महीने में मजीद खरीदे भी गए, यानी स्टोर में जून में इतने पहले मौजूद थे, फिर जून में स्टोर में और आए। एक तो 600 आए, 55 वाले, 400 आए, 58 वाले, और 180 आए, 62 वाले। अच्छा, ऐसा करें इनको मुझे ना सॉल्व भी कर दें।
ये अमाउंट भी बता दें जरा, 600 इंटू 55, 33,000, इधर 23। अच्छा, मैं ना आपको ये समझाने के लिए सब फैला रहा हूँ, क्या सवाल में आपको इस तरह ये सब फैलाना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको फाइफो का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है। 1160 कितना? 67360। इस पूरे महीने में सेल कितने हुए? 350, 450 और 200, टोटल कितने हो गए देखें? 1000। अच्छा, असल में ये कैसे पता चलेगा कि जून के एंड पे स्टॉक कितना बचा हुआ है? पीरियोडिक पढ़ रहे हैं हम, प्रैक्टिकली क्या होगा? जाके काउंट करना पड़ेगा ना। तो अब आप कहां काउंट करेंगे जाके? तो इसलिए सवालों की हद तक अब आप इसके लिए एक और तरीका भी लगा सकते हैं। इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बिक गए, तो बाकी बच गए होंगे। जैसे दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो फिर बाकी बच गए होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 380। ये 380 की कैलकुलेशन बताएं पहले, अगर ना समझ आई हो तो। असल में तो पीरियोडिक है ना, उसमें तो फिजिकल काउंट करना पड़ेगा, असल में ऐसा ही होगा। लेकिन अब स्टूडेंट सवाल में तो फिजिकल काउंट आप जाके नहीं करेंगे स्टोर में, तो इसलिए आप जोड़ तोड़ ऐसे ही करेंगे। सिंपल रिलेशनशिप है इनका कि जितने पहले थे प्लस जितने और आए माइनस जितने गए, तो इजिकल टू जो बच गए होंगे। अच्छा, इसी तरह से ये पता हो ये ना पता हो तो कैसे फाइंड करें? अगर आपको इन चारों का रिलेशनशिप पता है ना, तो अभी तो मैंने 380 फाइंड किया है इससे। अब अगर ये नहीं पता, 380 पता है, तो इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बचे रह गए, तो बाकी बिक गए होंगे। तो इस तरह से ना इनका आपस का रिलेशनशिप उस सवालों में इस्तेमाल हो सकता है। अब मसला क्या है? मसला यह है कि चूंकि सब देखने में एक जैसे हैं, तो जो 1000 यूनिट्स बिके पता नहीं इनमें से कौन से थे, और जो 380 बचे हैं पता नहीं इनमें से कौन से हैं। तो अब उसके लिए मसले का हल है दो, फाइफो और एफको। पहले फाइफो पढ़ा रहा हूं। फाइफो जिन बुजुर्गों ने बनाया, उन्होंने कहा जी कि अगर तुम फाइफो पे यकीन रखते हो तो फिर ऐसा करो कि पुराने वाले पहले बिके होंगे, तो फिर बचे हुए कौन से होंगे? जो नए खरीदे थे। तो फाइफो का कंक्लूजन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक represents most recent purchases। ये फाइफो की जिंदगी का, ये फाइफो का कंक्लूजन है कि पुराने चूंकि बिक गए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन हुए थे वो आउट हो गए, तो जो बचे हुए हैं फिर वो नए में से बचे हुए होंगे। ये है साइंस फाइफो की। तो अब अगर इस साइंस की बेस पे सॉल्व करें, तो दो रिक्वायरमेंट्स पूछी थी मैंने, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो बचे हुए हैं 380, कौन से होंगे? ये होंगे और बाकी इनमें से होंगे। तो 180 होंगे ये 62 वाले, और बाकी 200 होंगे 58 वाले। ये हो गया 11160, और ये 1122। ये फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई, क्योंकि फाइफो कह रहा है कि जो पुराने थे वो बिक गए होंगे, तो जो बचे हुए हैं वो नए में से होंगे। तो ठीक है, इसी अजम्पशन पे चलते हुए हमने आखिरी परचेजेस में से ले लिए। ये 380 कैसे निकले, और जो मैंने बात अभी की थी कि अगर 380 पता हो तो 1000 फाइंड हो सकता है, ये बात सबको समझ आई? क्योंकि ये ना इनका आपस का रिलेशनशिप है। सिंपली स्टोर की जो है वो आनिया जानी है, कितने थे, कितने आए, कितने गए, कितने बच गए। तो इसी तरीके से मैंने ये 380 निकाले। एक रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है कि बेचते हुए कमीशन कितना देना पड़ा और कस्टमर्स तक पहुंचाते हुए क्या खर्चा करना पड़ा है, सेलिंग खर्चे।
जो सेल हुए वो हमें कितने कॉस्ट किए थे, यानी कॉस्ट ऑफ सेल से मुराद है कि ये जो 1000 यूनिट्स हैं ये कितनी कॉस्ट वाले थे। तो फाइफो का कहना है कि पुराने वाले पहले बिके हैं, यानी ये 1000 इनमें से होंगे। तो ये इसका उलट है, तो इस कॉस्ट ऑफ सेल के लिए ऊपर से चलेंगे। ये पुराने वाले 200 बिक गए होंगे 50, फिर ये 600 ये भी बिक गए होंगे, ये 400 इसमें से 200 बिक गए होंगे, तो टोटल कितने बिक गए 54600। ये हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल में एक और तरीके से निकाल देता हूं। अच्छा, ये जो मैं अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला लिख रहा हूं ना, मैंने अभी इस सवाल में चूंकि बिल्कुल बेसिक सा डाटा लिया है, अभी मैंने इसमें लॉसेस और चोरी और ये नहीं लिए, इसलिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल का जो फार्मूला यहां लिख के दिखाने लगा वो कंप्लीट नहीं है। जब मैं ये वैरायटियां और भी करा दूंगा तो मैं फिर से एक कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला लिखूंगा। अभी चूंकि शुरू किया है तो एक बेसिक सा फार्मूला लिख रहा हूं। ये आपने किया होगा याद इंट्रो में कहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये भी जिसको लगता हो कि बड़ा मुश्किल फार्मूला रट्टा लगाना है, ये भी रट्टा नहीं है, ये भी सिंपल रिलेशनशिप पे है। जैसे मैं बात कर रहा था यहां, अगर ये 380 पता हो 1000 ना पता हो तो कैसे पता लग सकते हैं? ओपनिंग के कितने यूनिट्स पड़े थे प्लस परचेज कितने यूनिट्स किए माइनस जितने पड़े रह गए, तो बाकी बिक गए होंगे। साल के शुरू में, महीने के शुरू में 200 पड़े थे, टोटल खरीदे 1180 माइनस 380 बच गए, तो 1000 बिक गए। ये रिलेशनशिप है जो मैं वहां समझा रहा था। इतने पहले थे, इतने और आए, इतने बच गए, तो बाकी बिक गए। अब इसका आंसर यूनिट्स में क्यों आया कि कितने यूनिट्स बिक गए? क्योंकि यूनिट्स इस्तेमाल किए। अब इसी में अगर मैं यूनिट की जगह कॉस्ट रख दूं, यानी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, परचेजेस की कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा? जो सेल हुए उनकी कॉस्ट। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल का ये फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा इंट्रो में। तो ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000, परचेजेस कितनी 67300 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये 360 और क्लोजिंग 22,760 54600। ये हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये है फाइफो पीरियोडिक के पूरे पीरियड को सामने रखते हुए सारी लिस्ट डाउन कर लें कि शुरू में कितना था और कितने 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 खरीदे। अब जो बिक गए हैं वो पुराने वाले बिके होंगे, इसलिए जो बच गए हैं वो रीसेंट में से बचे होंगे। तो जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं उनको आखिरी परचेज से गिनना शुरू कर दें, जहां पूरे हो जाएं। 380 इधर पूरे हो गए। और कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए ये भी कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए उल्टा चलने के पुराने तो बिक ही गए होंगे, तो पुराने वालों की कॉस्ट ऑफ सेल। ये है फाइफो पीरियोडिक। इसकी कैलकुलेशन में इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया, इसमें बताएं कुछ पूछना है तो, नहीं तो मैं फिर वेटेड एवरेज करता हूं। जी किधर है, कौन है? हाँ जी,
कौन सा वाला? मुझे बात समझ नहीं आई। सॉरी, मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सोल्ड यूनिट्स, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ये 1000 मैंने ये से क्यों निकाले, जरूरत तो नहीं थी। सोल्ड यूनिट्स दिए तो हुए, मैं ना वैसे ही बस समझा रहा था रिलेशनशिप इनका, कि अगर आपको ये ना दिए होते तो ऐसे फाइन करने पड़ सकते थे, ऐसी बस रिलेशनशिप समझा रहा था। इस सवाल में नहीं पड़ी जरूरत 1000 फाइन करने की, क्योंकि 1000 दिए हुए हैं। वैसे ही मैं बस बता रहा था कि ये अल्टरनेटिवली आपस में किस तरह लिंक्ड है। हाँ जी, मिटाना है। कितना अच्छा लगेगा नोट करने में। अरे 3 मैंने और सॉल्व करने हैं भाई, जल्दी करें। हैं जी, कहां से खत्म हो गया? दुनिया से? वैसी कहां, मतलब दुनिया से ही ना होता होगा कहीं। एफ को इसको वेटेड एवरेज भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। जब बहुत डिफरेंट डेटा होता है, जैसे अगर मैं एक क्लास की बात करूं, अगर एक ही टीचर या चलें एक कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट के 10 सेक्शन है और वो कॉलेज उन सेक्शंस को यानी पूरे सेक्शन के तौर पे देखना चाह रहे हैं कि कौन सा सेक्शन बेहतर था, किस सेक्शन ने बेहतर परफॉर्म किया, किसने कम परफॉर्म किया, तो टेस्ट के रिजल्ट आए। अब एक सेक्शन में अगर 60 लोग हैं, तो अगर कॉलेज ने ये फैसला करना है कौन सा सेक्शन बेहतर है, तो अब सेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो एक एक इंडिविजुअल का कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया कि हर सेक्शन के एवरेज मार्क्स निकाले, यानी उस सेक्शन में जितने स्टूडेंट थे उनके टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स आ गए उस क्लास में, एवरेज स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए। अक्सर स्कूल वगैरह ने काम करते भी हैं, एवरेज मार्क्स निकालते हैं। अब ये जब एवरेज मार्क्स निकाले और एक सेक्शन ए था, उसमें 60 स्टूडेंट थे और एवरेज मार्क्स आ गए 75%। क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? एक सेक्शन है, उसके सब स्टूडेंट्स का एवरेज निकाला तो एवरेज मार्क्स 75% आ गए। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? कि उस सेक्शन में हर स्टूडेंट ने 75% मार्क्स लिए। हो सकता है एक ने भी ना लिए हो,
किसी ने 90 लिए हो, किसी ने 15 लिए हो, तो वो एवरेज करते करते सबका 75 आ गया, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से चूंकि मुख्तलिफ यूनिट्स मुख्तलिफ रेट्स वाले हैं, तो एफको मेथड ये कहता है कि आप एक पीरियड को रखें सामने, चलो जून, इसके अंदर जितने भी यूनिट्स आए, यानी जो खरीदे गए, आए मतलब जो खरीदे गए, क्योंकि खरीदे हैं तो खर्चा पड़ा है ना, और जो पिछले महीने से आए क्योंकि उनका भी एक रेट था, उन सब को मिला के एक एवरेज कर लें, और वो जो एवरेज रेट निकले, अब इस पूरे पीरियड से जो भी आउट होगा सब के लिए वही रेट होगा। एफको पीरियडिक का कॉन्सेप्ट ये है कि एक पीरियड को सामने रखें जो कि मिसाल के तौर पे महीना है, इस महीने के अंदर जितने भी यूनिट्स अपना अपना रेट लेके आए, कहां से आए, पिछले महीने से आए और खरीद के आए, इन सबको डब्बे में बंद करके हिला के इनका एक एवरेज रेट मिक्स कर लें। अब सबका एवरेज रेट आ गया, अब सब एक जैसे हैं, तो एवरेज निकालना हो, इसका मतलब है कि पहले 10,000 रुपए के पहले 10,000 रुपए के यूनिट्स पड़े थे, इतने रुपए के और आ गए। पहले 200 यूनिट्स पड़े थे, 1180 और आ गए। तो अब इन सब की अमाउंट ऐड कर दें, सबके यूनिट्स ऐड कर दें और एवरेज रेट निकालें। तो एवरेज रेट आ गया 77,360 डिवाइडेड बाय 1380, 56.06। तो ये इस जून के महीने का एवरेज रेट है, यानी जितने भी यूनिट्स आए, हाँ बेशक सबके अपने अपने रेट थे, लेकिन एफको मेथड ही यही है कि सबको एक आंख से देखना है, सब एक जैसे हैं, तो सबके पैसे टोटल ऐड करके सबके यूनिट्स पे डिवाइड करके एवरेज रेट निकाल रहे हैं। अब ये वो 50, 55 सब एवरेज हो गया। और अब इस 56 की इंटरप्रिटेशन ये है कि जून के महीने में सारे के सारे यूनिट्स इतनी कॉस्ट वाले थे, तो जो बिक गए उनकी भी कॉस्ट क्या यही है, और जो बचे रह गए उनकी भी कॉस्ट यही है। ये 50 रुपए कैसे निकला होगा, ये 50, बिल्कुल यही काम जब मई के महीने का किया होगा और इसको ऐसे सॉल्व किया होगा, तो मई के महीने का आंसर 50 निकला होगा। उसी को हमने 50 को मई का क्लोजिंग स्टॉक का रेट कह दिया था और जून का वो ओपनिंग बन गया। इसी तरह अब ये 56 जुलाई में क्या होगा, अब जब जुलाई बनेगा ना, तो जुलाई का ओपनिंग स्टॉक होगा 380 यूनिट्स 56.6 वाले, 56.06 वाले। तो हर महीने को एक पीरियड, एक यूनिट लिया, एक डब्बा लिया, उसमें जितने अपने अपने रेट लेके यूनिट्स आ रहे थे, कहां से आ रहे थे, पिछले महीने से आ रहे थे, खरीद के आ रहे थे, उन सब की अमाउंट मिला के, सबके यूनिट्स मिला के डिवाइड करके एक रेट निकाला और ये कंक्लूड किया कि इस महीने में अब जो भी है सब इसी रेट वाला है, जो बिक रहे हैं वो भी इसी रेट वाले हैं, जो बचे रह गए हैं वो भी इसी रेट वाले हैं। इसको पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। अब इससे रिक्वायरमेंट का आंसर बना लें, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी जो बचे रह गए 380 रह गए, वो भी यही वाले, टू वन, और जो बिक गए वो भी यही वाले। कितने बिक गए, 1000 बिक गए ना, तो वो भी यही वाले 5606। अच्छा ये हमने राउंड ऑफ कर लिया, राउंड ऑफ में क्या होता है, तो 5605 समथिंग आ रहा होता। एग्जैक्टली ये क्या आ रहा था, 560 है, 5 आगे, हाँ, तो उसको अगर उस पूरे रेट के ले लेंगे तो ये, यानी हमने दो डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लिया, ना करें 4 डेसिमल तक कर लेते तो ये आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता। तो ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से चेंज हुआ है। तो जब भी आप कॉस्ट में कोई रेट निकाला करना ना, तो 2 डेसिमल मुनासिब होते हैं, मतलब 2 डेसिमल तक बहुत है। अगर इसको और बढ़ा लेते ना तो इसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाता, 56057 कुछ हो जाता। तो ये 56060 तक इसलिए रुक गया क्योंकि हमने इसको यहाँ रेट को रोक दिया। तो राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं है। तो ये है वेटेड एवरेज पीरियोडिक। अच्छा अगर ऐसे भी करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक
वो तो है ही 10,000 रुपए। परचेजेस वो भी यही है 67360। क्लोजिंग स्टॉक 21303। घूरने से नहीं आता आंसर, मैंने बड़ी कोशिश की, घूरने से नहीं आता, कैलकुलेट करना पड़ता है। 5657। ये जो मैं भी आपको यहां बता रहा था, ये चूंकि हमने इसको रोक लिया था ना, इसलिए ये आंसर बन गया, वरना ये होता। तो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई मसला नहीं। ये हो गया फाइफो और एफको पीरियोडिक। अब करते हैं परपेचुअल। फाइफो और एफको पीरियोडिक के अंदर कोई भी मसला बेटे पूछना है तो बताइए, कोई मुश्किल परेशानी तकलीफ को बुरा लगाओ किसी को, कोई परेशानी? पीरियोडिक फाइफो और एफको, क्योंकि आपने ये पढ़ा होता है इंट्रो के अंदर, तो फिर भी अगर कोई बचपन का भी सवाल किसी का रहता है, कोई सवाल नहीं पूछ पाया जिंदगी में, हसरत ही रह गई, पूछ ले। यहां तक कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। चले ठीक है, नोट करिए इसको, फिर मैं परपेचुअल करता हूं। जी जी, उनकी कॉस्ट कैसे पता होगी? उन्हीं उसकी तो कॉस्ट ही नहीं पता, ये तो रोला है। अच्छा, एक सवाल पूछा है कि अगर हमें इसकी कॉस्ट पता होती तो एवरेज में उसको भी शामिल करते, भाई इसकी कॉस्ट कैसे पता होती? इसकी कॉस्ट कैसे पता होती ना, यही तो मसला है। हम यही तो मसला हल कर रहे हैं कि इन जाने वालों की और बच जाने वालों की कॉस्ट कितनी है। इसी मसले के तो हल है फाइफो और वेटेड एवरेज। तो ये थोड़ी कि इनकी कॉस्ट पता होती तो एवरेज शॉर्ट कर लेते। एवरेज तो इससे ही होगा। जो जो अपना रेट लेके इन हुए हैं ना, दो ही बातें, या तो पिछले महीने से आए हैं जिन पे हमें कॉस्ट पड़ी है, या वो पिछले महीने से आए हैं या परचेज है, बस। तो इन्हीं का एवरेज करना है। बाकी मैं कल रिटर्न डालूंगा ना, तो उसमें फिर शायद आप मजीद इस सवाल को दोबारा पूछेंगे। वो रिटर्न्स डाल के कल कराऊंगा तो फिर इसका दोबारा जवाब आ जाएगा। जल्दी जल्दी भाई। परपेचुअल। अच्छा, फाइफो और एफको कॉन्सेप्ट यही है, बस फर्क ये पड़ेगा कि पीरियोडिक के अंदर सारा काम पूरे महीने की टोटल ट्रांजैक्शंस को सामने रख के देख रहे थे, जबकि परपेचुअल के अंदर हर ट्रांजैक्शन के बाद ये काम करना होगा। तो चूंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट करना होगा, तो इसके लिए एक टेबुलर वर्किंग होती है जिसको इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं। है जी, चलो आप कल दोबारा बना लेना, कोई बात नहीं, मैं तो अभी ही बनाऊंगा। FIFO परपेचुअल। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने जो टेबल बनाया है, हो सकता है कोई एक आधा कॉलम डिफरेंट बनाया हो। मैं बहरहाल इसमें 11 कॉलम बनाता हूं। एक डेट है, एक थोड़ी सी अंग्रेजी है, उसके बाद 3-3 कॉलम्स के 3 सेट हैं।
यूनिट्स, रेट और टोटल। फिर 3 कॉलम यूनिट्स, रेट और टोटल। और फिर बैलेंस, इसके 3 कॉलम यूनिट्स, रेट और टोटल। तो ये एक टेबल बनता है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद इंफॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ता है। जी सर की आवाज आई थी कहीं से? अच्छा, तो सबसे पहले इस महीने का स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि 1 जून को ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है 200 यूनिट्स, 50 वाले 10,000 रुपए के। अच्छा, कुछ लोग इसको यहां 9 नहीं लगाया करते, लेकिन मैं भाड़ा लगा देता होता हूं। हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन लगा के स्टेटस अपडेट करना है। अब उसके बाद क्या हुआ? कब? 4 तारीख को अब जब परचेज होगी तो चीजें स्टोर में आएंगी ना, तो रिसीट्स में क्या इशू में? रिसीट्स में कितने यूनिट्स? 600 यूनिट्स हैं, 55 वाले यानी 33,000 वाले। अब इन 600 यूनिट्स के आने से स्टोर की पोजीशन क्या होगी? और चूंकि फाइफो है ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराने वालों को पहले बेचना है, इसलिए इसमें तमीज बहुत रखनी है। बुजुर्गों का एहतराम है, जो पुराने हैं वो पहले ही लिखने हैं। तो 200 पहले पड़े हुए थे, 600 और आ गए। तो 4 तारीख की परचेज के बाद स्टोर का स्टेटस हो गया है ये कि 800 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 250 वाले और 655 वाले। उसके बाद सेल्स है। कब? 9 तारीख को हुई सेल। कितनी? 350। फाइफो है, ये हमने तमीज से स्टॉक रखा है, इसलिए है कि जब बेचने की बारी आए तो पहले पुराने वालों को बेचें। तो 350 यूनिट्स बिके हैं, पहले ये वाले बिके होंगे, तो यहां लिखेंगे हम 200 50 वाले, और बाकी 150 इनमें से बिके होंगे। 10,000 रुपए के ये हैं और 8250 के ये हैं। और ये 350 यूनिट्स बिक जाने के बाद अब स्टॉक की पोजीशन ये रह गई कि ये 50 वाले तो खत्म हो गए, इनमें से 150 बिकने की वजह से 450 रह गए, 55 वाले 24750। तो इस सेल के बाद ये स्टॉक की पोजीशन रह गई। अच्छा, यहां पर ना कुछ बच्चे जो कमजोर दिल बच्चे हैं वो परेशान होने लग जाते हैं कि हम ये 50 का बेच रहे हैं, 55 का बेच रहे हैं, यानी कस्टमर को 55 रुपए की चीज बेच रहे हैं। ये सारा कुछ जो यहाँ लिखा है ना, एक कॉस्ट है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि 150 यूनिट्स जो बिके, क्या पता हमने 800 रुपए का बेचा हो, लेकिन यहां पर लिखने का मतलब है कि जो 150 बिके वो हमें 55 रुपए कॉस्ट की हुई है। तो यहां सारा कुछ कॉस्ट लिखा जा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर 14 तारीख को हो गई परचेज। कितनी? 400 यूनिट्स खरीदे, 58 वाले 23200। और इसके आने के बाद अब स्टॉक की पोजीशन ये बची कि 450 पड़े हुए हैं पहले ही, और 400 और आ गए 58 वाले। और फिर हो गई सेल। कितने? 450। तो 450 ये वाले हुए होंगे, तो 450 निकल गए 55 वाले, 24,750, बाकी रह गए ये 400 वाले 23,200।
और फिर सेल हुई 24 तारीख को 200 यूनिट्स बिके हैं, तो वो यही वाले ही हैं। तो 200 बिक गए 58 वाले 11,600, बाकी रह गए 200 58 वाले 11,600। और फिर हो गई परचेज 29 तारीख को। कितने खरीदे? 180 खरीदे, रिसीट्स में आएंगे 180 62 वाले 11,160। और अब स्टॉक की पोजीशन ये है कि 200 पड़े हुए हैं 58 वाले और 180 आ गए 62 वाले, 11,600 के पड़े हुए हैं 11,160 के और आ गए। और अब क्लोजिंग स्टॉक है 22,760। ये है जी FIFO परपेचुअल। करना यही है कि पुराने पहले बेचने हैं, नए वालों में से बचाना है। लेकिन पीरियोडिक में सारा टोटल महीने का सामने लाने के बाद कैलकुलेशन कर रहे थे, इसमें हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ करना है जी। समझा नहीं बात आपकी? पहले सारी परचेजेस लिख लें। तो मैंने यही तो किया। तो मैंने यही किया, परचेज को एक कॉलम में किया, सेल को एक कॉलम में किया। यानी ये 3 कॉलम अलग अलग ना बनाएं। और अच्छा, जो आप कह रहे हो ना मुझे लिख के दिखाना। आप जो कह रहे हैं मुझे बेहतर समझ आएगा ना आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे लिख के दिखा देना। लिख के दिखा देना, कह रहा हूं लिख के दिखा देना। इसको नोट करें, फिर F को करूं मैं। नहीं अभी 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 हाँ जी, नोटेड। लिखे लिखे, कोई मसला नहीं, खुल के लिखे, टाइम बहुत है, आप लिखें। क्या जी? आप बताएं क्या है ये, बाकी क्या है? ये क्या है?
क्या हो रहा है? हर ट्रांजैक्शन, बल्कि महीने के स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस ये था, यानी ये जो है ना, ये स्टॉक की पोजीशन है। मैंने तो रंग भी इसलिए बदल के रखे हुए। पहले दिन इतना स्टॉक अवेलेबल था, इतने यूनिट्स इस रेट वाले। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक अपडेट किया है, इतने यूनिट्स आ गए। अब स्टोर में क्या पोजीशन है? 200 पहले पड़े हुए, 600 और आ गए। अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि इनके रेट्स फर्क हैं। फिर इतने बिक गए, अब स्टॉक की क्या पोजीशन है? इतने रह गए। फिर और आ गए, अब स्टॉक की क्या पोजीशन है? इतने पहले थे, इतने और आ गए। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद ये स्टॉक की पोजीशन अपडेट की है। अब चूंकि सारा महीना क्लोज कर लिया, तो अब सबसे आखिर में जो स्टॉक की पोजीशन है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर यहां से जाननी हो तो ये जो सेल्स में लिखी हुई है चीजें, इनको ऐड कर लें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगी 54,600। वेटेड एवरेज परपेचुअल। कल और सवाल करेंगे। बता दूं? अच्छा, आप तो दोबारा ही बनाएंगे। ले जी, अब करते हैं एफ को। महीने के शुरू में 200 पड़े हुए हैं, 50 वाले। अच्छा, एफ को में क्या कर रहे थे? पीरियोडिक में एवरेज रेट निकाल रहे थे। अच्छा, एवरेज रेट कैसे निकल रहा था? स्टोर में जितने पहले थे उनकी अमाउंट में जितने और आए वो अमाउंट ऐड कर दी, डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स पहले थे, जितने और यूनिट्स आए, यानी टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो वो पीरियोडिक था, इसलिए ये काम पूरे महीने का टोटल करना था। अब परपेचुअल है तो हर ट्रांजैक्शन के बाद करना यही काम है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के बाद। जैसे जब ये 600 यूनिट्स आए तो पहले 10,000 रुपए की चीजें पड़ी थी, अब 33 और आने के बाद 43,000 की चीजें हो गई। पहले 200 यूनिट स्टोर में थे, 600 और आने के बाद 800 यूनिट्स हो गए। तो अगर 800 यूनिट्स इतने के हैं तो एक कितने का? दिस डिवाइड बाय दिस। तो अब ये स्टोर में आने से एवरेज रेट 50 से 53 बन गया। अब जब सेल होगी, कितने से यूनिट सेल हो रहे हैं? 350। तो वो 350 यही वाले हैं। अब ये अलग करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से, यही है, यही स्टोर में पड़े हुए। तो वो 350 के 350 इसी रेट वाले होंगे, 53.75। 188 चले 3। अब 800 में से 350 बिक गए तो बाकी रह गए 450। 43,000 में से इतने बिक गए तो बाकियों की कॉस्ट रह गई 24,187। फिर उसके बाद 400 यूनिट्स आ गए, फिर से स्टॉक अपडेट होगा। 450 पहले थे, 400 आने के बाद 850 हो जाएंगे। 24,000 के पहले थे, 23,000 रुपए के आने के बाद, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं? हर ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक को अपडेट कर रहे हैं। जो आ रहे हैं उनको शामिल कर लेते हैं, जो जा रहे हैं उनको निकाल देते हैं। 55.75। तो अब जो सेल होगी 450, यही वाले 55.75, 25
0.897 850 में से 450 बिक गए, 400 रह गए। डबल टू फिर 200 बिक गए। 111 और 200 रह गए। फिर 180 आ गए, तो 200 में 180 आके मिलके 380 हो गए। 11 में वो 11 मिल गया तो 22 319 हो गए और एवरेज रेट बन गया 5871। तो क्लोजिंग स्टॉक ये है और कॉस्ट ऑफ सेल ये है। कितनी? कॉस्ट ऑफ सेल 55। ये है जी FIFO और FCO, पीरियोडिक और परपेचुअल। कल मैं इनकी और प्रैक्टिस कराता हूँ रिटर्न्स और लॉसेस और ड्राइंग्स डाल के। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।